आज पिछले 21 दिन से सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है। इसमें वो न्याय मांग रहे हैं, युवाओं के लिए न्याय मांग रहे हैं, श्रमिक के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए और हिस्सेदारी की न्याय को 5 न्याय को लेके निकले हैं। और इतने कठिन परिस्थिति में इतना सर्दी है और खासकर उस सर्दी इलाके में उन्होंने अपनी ये यात्रा निकाली है। इसीलिए हम तमाम लोगों के तरफ से उनको हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि पार्टी के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा अच्छा कदम उठाया। शायद ही कोई नेता आज तक या कांग्रेस में हो या किसी पार्टी में हो ऐसा कदम नहीं उठाया जो राहुल गांधी ने उठाया। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और अब मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हर कांग्रेस मैन में, हर कांग्रेस के लोगों में ये जोश आना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का, देश के लोकतंत्र को बचाने का, देश के संविधान को बचाने का ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिन हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी को, कर्मचारियों को, इन सब को तकलीफ होगी। अभी तकलीफ हो रही है लेकिन और भी तकलीफ होगी कि ये फिर इस देश के जनता को मोदी जी गुलामी में डालेंगे। ये इनका इरादा है, हमेशा यही बात करते हैं। और कोई भी इस देश में इतने सब स्कूल्स बने, कॉलेज बने, वो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने स्कूल इतने बनाया, मैंने कॉलेज इतने बनाया, मैंने रेल के डिब्बे इतने बनाया, रास्ता इतने बनाया, पोर्ट इतने बनाया, सब बोलते हैं। अरे बाबा ये सब कुछ अभी हुआ है, 10 साल में ही हुआ है। आपकी जो गारंटी कहाँ है? अब तो मोदी की गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं? उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा मैं ये कांग्रेस वाले देश लूट दिए, काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके
एक एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया नहीं दिया? फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? अरे एक आदमी प्रधानमंत्री इस देश के युवकों को धोखा देता है, इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। उनको कहता था मेरी माँ बहनें चूल्हे के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों से पानी निकलता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरान हो गई, इसीलिए मैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर की कीमत तो हमारे टाइम में, हमारे वक्त कितना था? 450 रुपए था। अब कितना है? तो ये जनता की भलाई की है क्या जनता की बुराई की है? आप ही सोचिए। ये गारंटी है उनकी, ये गारंटी है, इसलिए आप उस गारंटी को मत देखो कांग्रेस की गारंटी को। हमने ये कहा कि आपको पेट भर खाना देंगे, इसीलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया और करोड़ों गरीबों को उन्होंने मुफ्त में चावल दिया। उस वक्त सिर्फ 3 रुपए थे, लेकिन हमने उसको कम करते आए हर जगह अलग अलग ढंग से। लेकिन आज 80 करोड़ लोगों को मैं मुफ्त दे रहा हूं। अरे कहां से दे रहा भाई? कानून तो हम बनाए, सोनिया गांधी जी ने बनाई, और उनके जमाने से ये चावल देना शुरू हो गया। कोविड में तुमने थोड़ा 5 किलो बढ़ाया और उसी की बात करते हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये हमेशा झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोल कर लोगों को ऐसा भ्रमित किए हैं कि हर चीज को सच समझ रहे। आज एम्प्लॉयमेंट की यह स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है। सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, केंद्रीय विद्यालय में है और स्कूलों में है, एडेड इंस्टीट्यूशन में है। अगर आप पूरे देश का हिसाब लेंगे तो कांग्रेस, आप पूरे लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर भी बनाई, इसका पूरा अगर आप हिसाब लेंगे तो कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। मोदी साहब ये क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि अगर परमिशन दिए तो उन जगहों पे SC ST के लोग आएंगे, रिजर्वेशन भरेगा, बैकवर्ड के लोग आएंगे, भरेंगे, गरीब लोग आएंगे, नौकरियों में जाएंगे। तो उन्होंने यही किया, ये बंद करके गरीबों को पेट भी नहीं भरना, वैसा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, डेली वेजेस में ये कर रहे हैं। तो और ये गरीबों की भलाई, सबका साथ क्या है? वो सबका साथ सबका विकास। अरे वो जान दो भाई, सबका साथ सबका विकास, लेकिन मोदी ने कर दिया सबका सत्यानाश। और ये हमको सिखाता। अरे हमारे नेताओं ने तो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने तो इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बनाए, डैम्स बनाए, और इन डैम के वजह से हमारा इरिगेशन बढ़ा, अन्नदान बढ़े, और पब्लिक सेक्टर से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। एम्स,
इंजीनियरिंग, ये सब इंस्टीट्यूशन खोले। कौन खोले? हमने खोला। और मोदी जी आने के बाद ऐसा कोई भी बड़ा काम नहीं हुआ। बताओ कौन सा बड़ा डैम इन्होंने बनाया, बताओ कौन सा ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए। हाँ, एक काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है, वो काम है देश के जनता को बांटो और राज करो। ये वो कर रहे हैं। और इसलिए हमारे युवक, आप होशियार रहना चाहिए। ये देश का मामला है। देश के सत्ता में अगर ऐसे लोग बैठेंगे तो देश बर्बाद होगा, हमारे युवक बर्बाद होंगे और हम बड़े तकलीफ में गिरेंगे। तो इसलिए भाइयों, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। दिल्ली भी अगर जो बड़ी है, जो आज सड़कें देख रहे हैं, आज फ्लाईओवर देख रहे हैं, स्टेडियम देख रहे हैं, ये किसकी देन है? कांग्रेस। अगर शीला दीक्षित जी ये स्टेप्स अगर नहीं लेते, सोनिया गांधी सपोर्ट करके, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर शीला दीक्षित के ओर से बनाया नहीं जाता, तुम्हारा क्या है? कोई लोग जो कहने दो सत्ता में बैठे सो लोग और दूसरे लोग, उनका क्या देन है? सिर्फ सबका देन यही है कि देश में लोगों को बांटने का। कुछ नहीं मिला हिंदू मुस्लिम, कुछ नहीं मिला। ये भगवान के खिलाफ है कांग्रेस वाले। अरे भगवान के खिलाफ हम क्यों हैं? हर एक के घर में पूजा होती है, घंटी बजती है, सब लोग अपने अपने घर में पूजा करते। तुम्हारे जैसे वोट के लिए आप करते हो, हम अपनी आत्मा के शांति के लिए करते हैं। आप लोग दिखाने के लिए करते हो, लेकिन हमारे लोग आध्यात्मिक होके वो काम करते हैं। तो भाइयों, ये जो इनका ये सरकार है, एक बात मैं बताऊंगा कि एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं, रोज एवरेज 3 बलात्कार यहां होते हैं। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 14,158 घटनाएं हुई ये महानगरों में, और कोई पूछने वाला ही नहीं। एक जमाना था कांग्रेस का, अगर छोटी सी भी कोई गलती होती तो लोग रोज आके सड़कों पे बैठते थे, भजन करते रहते थे, रात पर वो क्या है अपना मोमबत्ती लेके फिरते थे। भाई कहाँ है? अब मोमबत्तियां दिख रहे नहीं, कहीं भजन दिख रहा नहीं। भाई लोगों को भूखे रख के आप भजन नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों को खिलाना है। हमने यही फूड सिक्योरिटी आके खिलाया, देहात के लोगों को मनरेगा दिया। ऐसा कोई काम बीजेपी ने किया है? सो मनरेगा प्रोग्राम को पैसे इन्होंने घटाया और वो कहे कि जब जरूरत पड़ती है तब हम देते जाएंगे। अरे भाई, बजट में ही अगर ज्यादा पैसा नहीं है, आप देहात के लोगों को 100 दिन की गारंटी थी नौकरी देने की, काम करने, आप कितना दे रहे हो? 19 दिन। ये मोदी सरकार का मॉडल है। ये मोदी जी का गरीबी के बारे में सोचना है, इसीलिए इसको ध्यान में रखिए।
अब भूलिए आपके छोटे मोटे कुछ भी डिफरेंसेस है, ये देश के लिए लड़ना है और एक बार फिर एक बार हमको आजादी लाना है, बोलने की आजादी लाना है, लिखने की आजादी लाना है, मीटिंग करने की आजादी होना है, सबके साथ मिलके एक बंधु प्रेम के साथ रहना है इसकी। लेकिन मोदी जी के जमाने में कोई अच्छा बात करता है उसको सीधा FIR होती है। कोई कांग्रेस पार्टी के लोग अच्छी बात करते हैं, अन्याय के विरुद्ध लड़ते हैं तो रोज FIR होता है। और उसके अलावा अब आजकल ED, इनकम टैक्स, ये सब तैयार है। पहले कोई सुना इसका ऐसा? ये इसलिए कि देश के लोगों को डरा डरा कर, अपोजिशन को डरा डरा कर अंदर डाल के ये हुकूमत करना चाहते हैं। अब तक 411 MLAs को इन्होंने 10 साल में या तो खरीदा या डरा के अंदर लिया। 411 लोग, MPs, राज्यसभा मेंबर्स, वो जो अगर अपोजिशन पार्टी में है तो वो कलंकित हो जाते हैं। अगर उनके पास कोई बिजनेस है, कोई धंधा है, तो उसको बंद कैसा करवाना और बंद करके उसको तबाह और तंग कैसा करना, वो करके उस MP को, MLA को वो अपने साथ लेते हैं, लेकर अपनी हुकूमत बनाते। ऐसा ही पहले उन्होंने हुकूमत बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, मणिपुर में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, कर्नाटक में बनाया, हर जगह बनाया। और बनाकर ये कहते हैं बीजेपी उसूलों की पार्टी है। भाई क्या उसूल है आपके? जो आदमी आप हमारे पास करप्ट है ये कह के उसको जेल में डालते हो, वही आदमी फिर आपके पास आके बीजेपी पे शामिल होता है, वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि वो शाह के पास, मोदी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। वो क्या करते हैं, इन कलंकित लोग बोलते ना, इनको एडमिट कर लेते हैं और शाह के वॉशिंग मशीन में डालते ही वो पूरा क्लीन हो जाते हैं, पूरे स्वच्छ हो जाते हैं। ये उसूल है। अरे भाई तुम जाओ जनता के पास जाके लड़ो, वो सब छोड़ के अपोजिशन को तोड़ना मोड़ना। अब देखिए झारखंड का क्या हुआ, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी वहां के जो ट्राइबल MLAs थे, कांग्रेस के MLAs थे, RJD के MLAs थे, वो टूटे नहीं, डट के रहे। फिर से वहां पर हुकूमत हमारी सब मिल के आई, मिलजुल के आई। तो ये काम करने वाले लोग बिहार में भी यही काम हुआ, बिहार में यही हुआ। वहां पर मिली जुली सरकार थी, उसमें से उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर को खींच लिया। ये खींचने के बाद उन्होंने बहुत समाजवादी इसके बारे में उसके बारे में बहुत बात करते थे। वो एकदम क्या हो गया, वो पलटू राम हो गए, पलटू कुमार हो गए। पलटू कुमार जाते ही फिर वो बीजेपी बोलने लगे और एक सरकार हमारी यहाँ आई। अरे कितने सरकार तुम्हारे आई? ऐसा हो रहा है, अगर किसी को पूछे बीजेपी के उसूल क्या है, बोले तो बीजेपी बोलेगी हम पानी हैं,
पानी में जो रंग मिलाएंगे वो रंग हो जाएगा। पानी तेरा कैसा रंग है तो वो कहेंगे जो मिलाएंगे वो हो जाएगा। दूसरों के साथ ठीक रहते हो, ये कहते हो, वही नीतीश जी को गालियां दिए, वही फिर अब नीतीश जी को गले लगा ले रहे हैं। और मोदी जी की भी यही आदत है, वो बात नहीं करते, अंदर से सबको काट देते हैं। ये मुख में राम बगल में छुरी रख लेके निकलते हैं, सबको काटते फिरते हैं। तो भाइयों, मैं यही कहूंगा, हम तो किसकी बुराई नहीं करते। राहुल गांधी जी ने यही बोला, हमने तो मोहब्बत की दुकान खोली है, कोई भी आ सकता है। ये लोग द्वेष की दुकान खोली है, हेट की दुकान खोली है, और हेट करना ये इनका काम है। सबसे मोहब्बत से रहना हमारा काम है, और वो हम ये कर रहे हैं। भाइयों, और एक आपको बताना चाहता हूं, 147 हम एमपी थे। 147 एमपीज को राज्यसभा मिला के उनके काले कानून आ रहे थे, उसमें बहस नहीं होना, इसलिए उन्होंने क्या किया, एक एक करके बाहर डाल दिए। चंद लोग पार्लियामेंट में भी नहीं है, चंद लोग अपने कुर्सी में भी नहीं उठे, ऐसे सभी को बाहर डाल के मोदी जी ने अपने कानून पास कर लिए। और ऐसे लोग अगर रहे तो अपने को जो होना है वो कर लेंगे। तो ये डिक्टेटरशिप के ओर जा रहे हैं मोदी जी। आप पढ़े लिखे लोग हैं, दिल्ली हमारी कैपिटल है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के लोग यहाँ आते हैं, बंगाल से लेकर गुजरात के लोग यहाँ आते हैं। आप सर्व के यहाँ के लोग, अगर हम दिल्ली जीतेंगे तो सारा देश जीतेंगे। और एक बात मैं कहूंगा, देखो गरीबों को ये कैसा सताते हैं, उसका एक उदाहरण देता हूं। एक गरीब शेड्यूल कास्ट आदमी जिसके पास सिर्फ 450 रुपए थे, वो भी ओल्ड एज पेंशन की। चेन्नई में एक बीजेपी का लीडर इस दलित के जमीन को हड़पने के लिए उसने ईडी केस डाल दिया। ईडी के लोग गए, उसके घर तमाम ढूंढे, उसके घर में निकले 450 रुपए। आप इससे सोचिए ये लोग कितने सताते हैं, क्योंकि उसके बाजू का जमीन वाला एक बीजेपी मालदार आदमी था, वो चाहता था उसकी जमीन हड़पना, ये नहीं चाहता था कि अपनी जमीन खोना, उसके लिए ही बहुत बड़ा था। उसको सताने के लिए ईडी के पास गया और कहा, देखो इसके पास बहुत पैसे हैं, देख लो। ईडी छापा मारी तो उसके घर तमाम ढूंढने के बाद कितने पैसे निकले, 450। ये है मोदी की ईडी। वो कांग्रेस वाला था और कंप्लेंट करने वाला बीजेपी था। तो भाइयों,
आप सोचिए, आप ये मत सोचिए मेरे पास मैं कुछ नहीं किया क्या नहीं। आखिरी में आपको ये भी पूछेंगे, भाई कम से कम आप नहीं बोल रहे तुम्हारे पास कुछ, तो ये जैकेट कहाँ से खरीदे, ये पूछेंगे। और जैकेट खरीदे कितने रुपए का है, 400, कहाँ से आए 400, हिसाब दो। तो ये लोग ऐसे हैं, ये मुल्क को तोड़ देंगे। तो आपको खड़ा होना है। आप जब खड़ा हो जाएंगे तभी ये ठीक होगा, क्योंकि हर अदालत में उनकी चलती है, हर ऑफिसर के पास उनकी चलती है, हर लोगों को वो कुछ ना कुछ धमका के डरा के रखते हैं। इसीलिए मैं एक लाइन, 2 लाइन बोलूंगा। वो लाइन है बशीर भद्र की। तो उन्होंने कहा, इनके लाइन ठीक लगते हैं इसमें, अपील भी तुम, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम। गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो उसको हलाल कर दो। ये लोगों के पास जिसको चाहे वो कर देंगे। और इसीलिए मैं आखिरी 2 मिनट बोल के अपने भाषण को खत्म करूंगा। एक हमको देखना है इस 10 साल में उन्होंने क्या किया। और उनके राज में एक तो भावनात्मक कार्ड खेलते हैं, रिलीजन कार्ड खेलते हैं, लोगों को ऐसा बुलाते हैं, भाइयों और बहनों मैं आपका दुख नहीं देख सकता। छोटे मोटे व्यापारियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, उनको मदद करने की बात की, उनको लोन देने की बात की। लेकिन लोन किनको देते हैं? चुन चुन के आरएसएस के लोगों को, चुन चुन के बीजेपी के लोगों को। कोई गरीब उनके पास जाके लोन नहीं मांगता, उसको देते नहीं। बैंकों को भी उन्होंने खरीदा, सब लोगों को डर के अंदर रखा। वो बैंक वाले भी बोलते हैं साहब हम नहीं दे सकते, ऊपर का ऑर्डर है। ऊपर का ऑर्डर क्या है? जो लोग तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे पॉलिसी के तहत जो मांगते हैं उनको नहीं देना, ऐसा कोई है नहीं, लेकिन वो करते हैं। इसीलिए मैं एक 4-5 शब्द आपको बोलूंगा। हर घंटे देश का एक किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे इस देश का किसान आत्महत्या करता है। हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। आम आदमी पर टैक्स 55% है, जीएसटी सब मिला के। और अदानी अंबानी अमीर लोगों के ऊपर कितना है? उनको तो करोड़ों रुपए दे रहे हैं आप कर्जा, वो कर्जा ले रहे हैं, देश के बाहर जा रहे हैं। मोदी जी जब बाहर जाते हैं वो सब लोगों को जमा करके तालियां बजाते हैं, मोदी मोदी मोदी। अरे पैसा हमारा, लोग जो डिपॉजिट रखते बैंक में, वो पैसा तुमने उनको लोन के रूप में दिया, वो पैसा लेकर उन्होंने भाग गया। जब तुम जाते हो वो तालियां बजाते रहता है। और इन्हों खुश, वो कौन सा की एक है पिक्चर देखा था मैं पहले, मुगम्बो खुश है क्या किया? हाँ, तो वैसा खुश हर जगह बोलने का। और अमीरों का टैक्स केवल 2 से 3% है, गरीबों का टैक्स 55% है। और आज घरेलू बचत 50% हो गई।
किसके पास पैसे ही नहीं, महंगाई इतनी बड़ी है, तेल महंगा, आटा महंगा, पल्सेस महंगे, हर चीज महंगा, डीजल पेट्रोल तो पहले ही महंगा हुआ है। उनके लोग, अमीर लोग तो सहन सकते हैं, लेकिन ऑटो चलाने वाला, घर में गैस जलाने वाला, उसकी क्या है हैसियत, आप उसके तरफ देखे हैं कभी? हमारे जमाने में क्रूड ऑयल की कीमत ज्यादा थी इंटरनेशनल मार्केट में, अब वो गिर गई है। गिर जाने के बाद भी इन्होंने डबल ट्रिपल रेट कर दिया। तो ऐसे सरकार को आप चाहते हैं? ऐसे सरकार को आप आने वाले चुनाव में निकालेंगे या रखेंगे? रखेंगे, निकालेंगे। और भाइयों, और मैं ये कहूंगा, आज के प्रधानमंत्री अपने विचार इस देश पे थोपना चाहते हैं। हमारी लड़ाई बीजेपी और आरएसएस के साथ है, किसी और गरीब के लिए, गरीब के साथ हम लड़ते नहीं। हम तो अमीरों के खिलाफ है, गरीबों के लिए लड़ते हैं। राहुल जी भी गरीबों के लिए ही ये पदयात्रा। सोनिया गांधी जी 2004-2009 में अपनी सरकार बनाई। वो खुद बन सकते थे, लेकिन उन्होंने मनमोहन सिंह जी को, एक आर्थिक तज्ञ को, उन्होंने इस देश का प्राइम मिनिस्टर बना। और ये यहां मोदी जी अपनी सत्ता के लिए सबको मार रहे हैं, सबको पीट रहे हैं, सब जगह जाके बोल रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की डिवीजन, दलितों को अलग करना, बैकवर्ड्स को अलग करना, किसानों को अलग करना। अरे कितना तोड़ेंगे भाई आप? तो आखिरी में और एक बात है, मैं कहूंगा कि खास करके ये गुरु गोविंद सिंह की एक बहुत बड़ा संदेश है, एक बहुत बड़ा संदेश है, वो हम सबके लिए लागू होता है। किसी भी इंसान को न तो डरना है और न ही उसे डराना चाहिए। किसी भी इंसान को न तो डरना चाहिए और न ही उसे डराना चाहिए। डर आपके दिमाग में होता है, वही मोदी के दिमाग में डर रहे हैं, वो इसीलिए डराते रहते हैं। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला कि किसी भी इंसान को न तो डराना चाहिए और न उसे डरना चाहिए। तो इसीलिए हम डरेंगे नहीं और किसी को डराएंगे नहीं। लेकिन मोदी जैसे लोग अगर रहे तो क्या करना चाहिए? अब बोलिए, आरएसएस जैसे लोग अपने फिलॉसफी को लेकर भागते हैं लोगों के पास, तो क्या करना चाहिए? ये लोग किसी हालत से देश को खत्म करना चाहते हैं, गरीबों को अलग करना चाहते हैं। और आपको मैं एक कहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, घर घर जाना होगा, घर घर पॉम्पलेट बांटना होगा। ये जो बुरे काम किए हैं, झगड़े लगाने की काम किए हैं, ये हर घर को पहुंचना, हर इंसान के पास जाना,
तभी हम कुछ हासिल करते हैं, नहीं तो बैठे जगह अगर भजन करते हैं कुछ होता नहीं। आप बूथ एजेंट जो बनाते हैं वो क्या बीएल अपना जब बनाते हैं वो भी जरा सोच के बनाओ। बहुत से लोग ऐन इलेक्शन पे गायब हो जाते हैं। भाई एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एखादा कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोंकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उसको। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोंकता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ, वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए। नहीं तो जाना आना, अरे बैठो भाई, क्यों बैठो, जाना आना, चाय पी के आए, नजदीक ढाबा है तो उधर गए, नजदीक के होटल पे गए, वहां 2 मिनट, ऐसा हो गए तो वो अंदर वाले ऑफिसर जो उन्हीं के होते हैं चुन चुन के डालते हैं। एक 5 मिनट में 10 वोट मारते थे और 7 से 8 तक या 9 तक आप पहले रहते हो, जल्दी अंदर जाना चाहिए। नहीं तो उस वक्त भी अगर ऑफिसर उनका है थोड़े पहले ही सर्वे करे सो रहता है, कौन है घर में, कौन नहीं है, कौन मरा हुआ है, कौन गंगा, उनकी लिस्ट वो बीजेपी वाले बना लेते हैं। चाहते ही वो 2 घंटे में जितना हो सके उतना मारते हैं। तो इधर ध्यान देना जरूरी है। ये उसी वक्त हम कुछ हासिल करते हैं तभी ये जिंदाबाद का क्वेश्चन आता है। अगर वही हासिल नहीं करेंगे, जीतेंगे नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए भाइयों, मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आप सभी मिलके इस इलेक्शन में चुन के लाएंगे हमारे कैंडिडेट को। और इंडिया जो गठबंधन हमने कोशिश की है, हम कितने यश अपने को मिलता है वो आगे देखेंगे, लेकिन हमको तो लड़ना ही है। इसीलिए हर घर घर भी जाना है, हर असेंबली सेगमेंट को जाना है, हर पार्लियामेंट को सेगमेंट को भी जाना है। हम किसी के लिए या किसी के ऊपर भरोसा रख के आप घर में मत बैठिए, ये किधर जाने वाला, ये किधर आने वाला, कौन सा है, अरे किधर से तो आने दो, कुछ भी। वो कांग्रेस के लिए जो काम करना है, हमारे लोगों के लिए जो लड़ना है, वो आप करो बस। उसके बाद में सब कुछ लोगों के हाथ में। देखो भाई, मेरा अगर मेरे हाथ में होता, मैं आधा घंटे में खत्म कर देता, लेकिन ये है तो उनको वोट देने वाले भी वही है। ये देखो, आप उसको छोड़ दो, जो है उसको फेस करना है। हमको अच्छा मशीन दो, गन दो, वो दो, ठीक है, कोशिश करेंगे, लेकिन उसका राह देखते देखते बैठेंगे तो काफिला चले जाएगा। तो इसीलिए हमको लड़ना है, जो हथियार मिले उससे लड़ना है। जो हथियार हमारे पास है
उससे ही लड़ना है। तो इसीलिए मैं आप तमाम लोगों को धन्यवाद देता हूं। और ये डायरेक्शन आप देखिए, हमारे अरविंद लवली, ये ठहरो भाई, देखिए, नहीं आप रियली लवली बनना चाहते हैं, रियली लवली बनना चाहते हैं, ये बूथ वाइज काम पहले करो, ये जो बूथ एजेंट का काम करो, ये वर्कर वहां बिठाने का काम करो, तभी कुछ हम हासिल कर सकते। इसलिए ज्यादा कुछ न बोलते, इतना कहकर मैं आपसे अपना बात खत्म करता हूं और आप सबको धन्यवाद देते हुए मेरे बात को खत्म करूंगा। जय हिंद।